Hello friends, welcome to my channel. My name is Prashant Kaushik and today I'm going to introduce to you Emil Durkheim. आज हम एमिल दुर्खेम के बारे में पढ़ेंगे। हम एमिल दुर्खेम को का ओवरव्यू लेंगे, उसे हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे उसका। पूरी डिटेल में उसके सारे टॉपिक्स मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। आज के वीडियो का पर्पस ये है कि हमें थोड़ा थोड़ा उसका आइडिया हो जाए एमिल दुर्खेम का कि एमिल दुर्खेम एक्चुअली सिलेबस में कितना है और क्या क्या वो चाहता है। एमिल दुर्खेम का सिलेबस में जो नाम है वो मेंशन है डिवीजन ऑफ लेबर, सोशल फैक्ट, सुसाइड, रिलीजन एंड सोसाइटी। ये चार चीजें एमिल दुर्खेम एज अ थिंकर के आगे मेंशन है, मगर ये थिंकर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत से दूसरे टॉपिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इज सोशियोलॉजी ए साइंस, जैसे कि पॉजिटिविज्म से रिलेटेड टॉपिक्स, जैसे कि रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर डिसिप्लिन्स वाला जो सेगमेंट है वहां पर एमिल दुर्खेम बहुत रिलेवेंट होगा। और एक रिलीजन पर एक अलग से यूनिट है, यूनिट नंबर 8 इन पेपर 1, वहां भी एमिल दुर्खेम बहुत रिलेवेंट है। सो एमिल दुर्खेम इज रियली गोइंग टू बी रिलेवेंट एट मेनी अदर प्लेसेस बिसाइड्स these four. So please pay attention to it. And I can say that Emil Durkheim is one of the most important thinkers in sociology. अब एमिल दुर्खेम इतना इंपॉर्टेंट है, अब शुरू करते हैं। और एमिल दुर्खेम को समझने के लिए तीन चीजें हैं जो जिनसे लेकर जो एमिल दुर्खेम के वर्क में हमें हमेशा दिखती रहेंगी। These three things we will see will be very recurrent in his works. Three things जिन पे आप ध्यान देना जो बार बार उसके वर्क्स में हमें दिखाई देंगी। पहला है his love for scientific methods. दूसरा है his strong desire to set up sociology as a separate discipline. और तीसरा है his strong hatred for social disorder or anarchy or chaos. He wanted to set up social order. एमिल दुर्खेम बहुत दुखी था और बहुत परेशान था ये सोचकर कि सोसाइटी में इतने ज्यादा केओस क्यों है, एनार्की क्यों है, लोगों में मोरालिटी खत्म क्यों हो गई है और लोग ज्यूज को या माइनॉरिटीज को इतनी नफरत क्यों करते हैं। उस जमाने की बात है। तो इन चीजों को लेकर वो बहुत परेशान था और वो चाहता था अपने वर्क्स में वो देखता था कुछ चीजों को, जैसे वो डिवीजन ऑफ लेबर को, रिलीजन एंड सोसाइटी को, वो बार बार ये चीज लेकर आएगा कि कैसे हम सोसाइटी में सोशल ऑर्डर हम इंप्रूव कर सकते हैं। और एमिल दुर्खेम जब पढ़ाया करता था उस जमाने में 1880s में, तब सोशियोलॉजी को एक सेपरेट डिसिप्लिन तब तक बनाया नहीं गया था। आज तो बखूबी है, आप लोग ऑप्शनल के तौर पे ले रहे हैं और इंडिया और वर्ल्ड में बहुत जगह पढ़ाया जाता है, मगर उस समय सोशियोलॉजी एज ए सेपरेट डिसिप्लिन नहीं था। तो एमिल दुर्खेम की जिंदगी का एक बहुत जुनून था कि सोशियोलॉजी को एक सेपरेट डिसिप्लिन बनाया जा सके और उसे साइंटिफिक मेथड्स बहुत पसंद थे। अब हम देखेंगे इन कुछ टॉपिक्स को और देखेंगे कैसे ये तीनों चीजें हमें उसके ऑलमोस्ट हर टॉपिक में दिखाई देती हैं। इन तीनों में से हम जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सोशल फैक्ट। अब सोशल फैक्ट एमिल दुर्खेम के अकॉर्डिंग टू सोशल फैक्ट के बाहर इनमें से कुछ भी नहीं है। डिवीजन ऑफ लेबर भी सोशल फैक्ट है, सुसाइड भी सोशल फैक्ट है, रिलीजन एंड सोसाइटी भी सोशल फैक्ट है। इनफैक्ट एमिल दुर्खेम के लिए सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी ही सोशल फैक्ट है। एमिल दुर्खेम के अकॉर्डिंग सोशल फैक्ट क्या है? He says social facts are those forces and structures which are coercive and external to an individual, which are generalized in nature and which should be studied as things. तो चार वर्ड्स आप सोशल फैक्ट्स के लिए हमेशा याद रखना, वो हैं coercive, वो हैं external, वो हैं it should be treated as things and they are generalized. हम इन सब टॉपिक्स को इंक्लूडिंग सोशल फैक्ट डिटेल में लेंगे आने वाले वीडियोस में। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ एक इंट्रोडक्शन बनाना है, थोड़ा सा आपको फैमिलियर कर देना एमिल दुर्खेम से। तो कोवर्सिव क्या होता है? कोवर्सिव मतलब जबरदस्ती। जैसे कि मुझे बचपन में दूध पीना पसंद नहीं था, लेकिन मुझे घर वाले जबरदस्ती डांट कर रोज रात को या रोज सुबह उठ के मुझे दूध पिलाते थे एक गिलास। जब तक दूध नहीं पिया था मैं सो नहीं पाता था। ऐसा बहुत से घर में बच्चों के साथ होता है। तो कोर्सिव मतलब जब कोई चीज जबरदस्ती आपके साथ की जाती है। तो सोशल फैक्ट एक कोवर्सिव है, आपके साथ जबरदस्ती किया जाएगा। ये रिलीजन और ये डिवीजन ऑफ लेबर, ये सारी चीजें, हमारी लैंग्वेज, ये सब एक सोशल फैक्ट है।
अब लैंग्वेज एक सोशल फैक्ट है, आपको वो सीखनी ही है। आप अपनी पसंद की लैंग्वेज नहीं बना सकते, आप अपने पसंद के एजुकेशन सिस्टम को नहीं बना सकते। जैसे कि एजुकेशन सिस्टम एक सोशल फैक्ट है। जब मैं 9th क्लास में था तो मैंने 10th क्लास मान लो सारी पढ़ ली, और मुझे लगता था कि अब सीधे मुझे 11th क्लास में प्रमोट कर दिया जाना चाहिए। तो मेरा कितना भी दिल करे और मैं कितना भी कैपेबल हूं, मैं 9 से डायरेक्ट 11th में नहीं जा सकता 10th का एग्जाम पास करे हुए, क्योंकि वो सिस्टम मेरे हाथ में नहीं है, वो कोर्सेव है, वो जो कहेगा मुझे करना पड़ेगा। ऐसे ही जिस लड़की से मैं शादी करूंगा, अगर उसका बहुत मन हो कि वो घोड़ी पर बैठकर मेरे घर पर आए, वो नहीं आ सकती। सोशल फैक्ट क्या है? कल्चर है। कल्चर कस्टम्स ये हैं कि लड़का उसे घर जाएगा घोड़ी पर बैठकर, दुल्हन घोड़ी पर बैठकर नहीं आती। तो जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, हमें उनकी बातें माननी पड़ती हैं, हम अपनी मन की नहीं चला सकते। यही सोशल फैक्ट का कोर्सिव वाला एस्पेक्ट है। कोर्सिव है, एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल मतलब हमारे ब्रेन के बाहर की बात है, मतलब इस ब्रेन से के अंदर वो डिसाइड नहीं करते, इसके बाहर की चीजें हैं। इन ए वे एमिल दुर्खेम ने कहा कि जब एक्सटर्नल है तब आप घर में बैठ के तो उसको सोच नहीं सकते ना, आपको बाहर जाना पड़ेगा, फील्ड्स में स्टडी करनी पड़ेगी। एक कमरे में बंद बैठकर आप सारी चीजें नहीं सोच पाओगे। और दूसरी बात, वो इंडिविजुअल से अलग है। इंडिविजुअल से अलग है मतलब इंडिविजुअल्स उसको स्टडी नहीं कर सकते। तो इसलिए एमिल दुर्खेम सोशल फैक्ट को लेकर आया। उसने कहा सोशल फैक्ट को आप थिंग्स कंसिडर करो। थिंग्स मतलब आप उसको साइंटिफिकली स्टडी करो। देखिए, एमिल दुर्खेम का सोशल फैक्ट को लेकर ऑब्सेशन या यूं कहें उसकी जरूरत इसलिए थी क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, उसकी जिंदगी का एक जुनून था सोशियोलॉजी को साइंटिफिक डिसिप्लिन, एक सोशियोलॉजी को एक डिसिप्लिन बना पाना। लेकिन सोशियोलॉजी लोग उस टाइम मानते नहीं थे कि सेपरेट डिसिप्लिन बनाया जाए। जो एग्जिस्टिंग डिसिप्लिन के लोग थे वो अक्सर सवाल करते थे कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। तो फिलोसोफर्स कहते थे कि तुम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हो, हम भी सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, सो व्हाट डू यू हैव टू ऑफर व्हिच वी डोंट स्टडी। साइकोलॉजिस्ट भी यही कहते थे कि एवरीथिंग इन द सोसाइटी इज गवर्न बाय ह्यूमन बिहेवियर, यू आर स्टडीइंग ह्यूमन बिहेवियर, वी आर स्टडीइंग ह्यूमन बिहेवियर, सो व्हाट्स द डिफरेंस। सो एक ये लोग बहुत परेशान करते थे एमिल दुर्खेम को। उसके जहां वो बेचारा पढ़ाता था, एक दिन मान लो कहानी की तरह सोचो कि उसके घर के पास इकट्ठे हो जाते, उसके केबिन के पास, रोज कहते बाहर निकल, बंद करिए सोशियोलॉजी। एकदम से बहुत गुस्सा आया, उसने पत्थर उठा के मार दिया उनके ऊपर। उस पत्थर पे नाम लिखा था उसने सोशल फैक्ट। तो सोशल फैक्ट वो पत्थर है जिसकी मदद से एमिल दुर्खेम ने साइकोलॉजिस्ट और फिलोसफर्स का सर फोड़ दिया और कहा कि सुन लो, सोशियोलॉजी को एक सेपरेट डिसिप्लिन मान लो। जैसे कि मैंने कहा, उसने सर कैसे फोड़ा उनका? जब उसने कहा वो कोर्सिव है, एक्सटर्नल है, तो इससे उसने सर फोड़ दिया साइकोलॉजिस्ट का। क्योंकि जब वो एक्सटर्नल है, वो ह्यूमन ब्रेन के बाहर की चीजें हैं, तो फिर साइकोलॉजिस्ट तो उनको पढ़ नहीं सकते। इंडिविजुअल फिनोमेना वो है नहीं, ग्रुप फिनोमेना है, कलेक्टिव फिनोमेना है। साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं इंडिविजुअल फिनोमेना, इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। वो कह रहा है कि ग्रुप का फिनोमेना है, तो साइकोलॉजिस्ट फेल हो गए वहां पर। और उसने फिलोसोफर्स को कहा कि these will be considered as things and these will be considered using scientific methods। हम इनको साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू पढ़ेंगे, हम इनको पॉजिटिविस्ट तरीके से पढ़ेंगे। पॉजिटिविज्म मतलब लव फॉर साइंटिफिक साइंस, यानी कि हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, हम ऑब्जर्वेशंस करेंगे, हम फील्ड में जाकर स्टडी करेंगे। हम तुम्हारी तरह कमरे में बैठ के सारी चीजें नहीं सोचेंगे। जैसे कि दोस्तों, आप ये बात सोचिए कि जैसे कि फिलोसोफर्स से मान लो एक क्वेश्चन पूछा जाए कि रिलीजन सोसाइटी में यूनिटी क्रिएट करता है क्या, तो फिलोसोफर्स इसका क्या जवाब देंगे? एक फिलोसोफर सोचेगा कि मैं तो, वो सोच के बताएगा कि देखो, सारे लोग भगवान ने बनाए हैं, गॉड ने बनाए हैं, सिर्फ सारे लोग एक भगवान के बनाए हुए हैं, तो फिर सब लोग एक हुए, यानी कि सब लोगों में यूनिटी होनी चाहिए। वो ऐसे अपना डिसीजन दे देगा। एमिल दुर्खेम कहेगा हम ऐसे नहीं डिसाइड करेंगे, हम फील्ड में जाएंगे, हम स्टडी करेंगे, हम सोशल ग्रुप को हम देखेंगे कि एक सोशल ग्रुप क्या बहुत रिलीजियस है, फिर क्या अगर वो बहुत रिलीजियस है तो क्या वहां पे यूनिटी ज्यादा है? अगर वहां पे यूनिटी ज्यादा है और वो ज्यादा रिलीजियस है, इसका मतलब रिलीजन की वजह से यूनिटी बढ़ रही है। अगर वहां पे रिलीजन ज्यादा है मगर वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, फाइट्स हैं, यानी कि रिलीजन की वजह से यूनिटी नहीं हो पा रही। यानी कि हम स्टडी करेंगे, हम स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर अपनी बात बोलेंगे, बिकॉज दीज आर थिंग्स, दीज आर फैक्चुअल थिंग्स।
हम ये हवा में बातें नहीं करेंगे, ऐसा एमिल दुर्कheim ने कहा। फिर ये कह के एमिल दुर्कheim ने फिलोसफर्स का मुंह बंद करा दिया, ये बोलकर कि दे शुड बी कंसिडर्ड एज थिंग्स। दोस्तों एक बात वैसे मैंने कहने के लिए बोला है, लेकिन एक्चुअली 1882 से 1887 में एमिल दुर्कheim को एक फिलोसफर, एक फिलोसफी का ही प्रोफेसर था एमिल दुर्कheim। उस टाइम सोशियोलॉजी होती नहीं थी, उसका दिल तो करता था सोशियोलॉजी खोलने का, लेकिन शुरू में जो उसे नौकरी मिली थी वो फिलोसफी डिपार्टमेंट में ही मिली थी। फिर इसके बाद हम अगर कोई एग्जांपल लें तो एक टॉपिक लें तो डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर हम पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन एमिल दुर्कheim का व्यू थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं। जहां कार्ल मार्क्स डिवीजन ऑफ लेबर की बहुत बुराई करता है और कार्ल मार्क्स कहता है कि डिवीजन ऑफ लेबर में डोमिनेंट ग्रुप इज एक्सप्लॉइटिंग द वीक ग्रुप, फैक्ट्री ओनर्स आर एक्सप्लॉइटिंग द वर्कर्स, that is proletariat is being exploited by the bourgeois is exploiting the proletariat। तो ये तो बहुत बुरी बुरी बातें बोल रहा है डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में कार्ल मार्क्स, मगर एमिल दुर्कheim को तो सॉलिडारिटी पसंद है, सोशल ऑर्डर पसंद है। तो एमिल दुर्कheim कहेगा कि डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से तो यूनिटी होती है सोसाइटी, कैसे? सॉलिडारिटी बढ़ती है, कैसे? देखिए वो कहेगा कि पुरानी सोसाइटीज में, एशियन सोसाइटीज में सब लोग यूनाइटेड होते थे क्योंकि सब लोग एक जैसे दिखते थे, एक जैसा काम करते थे, एक जैसे कपड़े पहनते थे, एक जैसा काम करते थे, सबको बराबर का काम आता था, तो सब एक जैसे थे, तो इसलिए सब एक दूसरे से प्यार करते थे, यूनाइटेड थे। मॉडर्न डे में क्योंकि स्पेशलाइजेशन हो चुका है, बहुत अलग अलग काम है, इसलिए सबको एक दूसरे की जरूरत है। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लूँ, मुझे पढ़ाना आता है, आई एम गुड इन टीचिंग, बट मुझे आई डोंट नो हाउ टू मेंटेन माई कार, आई डोंट नो हाउ टू गो फॉर ए हेयर कट। अगर मुझे सर्जरी करानी पड़े, आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट फॉर ए सर्जरी। सो दैट्स द वे आई विल डिपेंड ऑन ए सर्जन, आई विल डिपेंड ऑन ए बार्बर, I will depend on a car mechanic, and they will vice versa depend on me or on each other. In this way, since we depend on each other, that is why we will be more united. और यूनिटी के लिए एमिल दुर्कheim एक दूसरा वर्ड यूज करता है, सॉलिडारिटी। तो वो कहता है, इसे वो वर्ड यूज करता है इसके लिए, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। ये सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि हर कोई अपना अलग अलग काम कर रहा है। तो मॉडर्न सोसाइटी में भी हमें सॉलिडारिटी देखने को मिलती है। किसकी वजह से? डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से। कुछ इस तरह की बातें करेगा। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? कंपैरेटिव एनालिसिस, ओल्ड सोसाइटी का न्यू सोसाइटी। तो ये देखिए, ये भी एक मेथोडोलॉजी का एक एस्पेक्ट है आपका। सोशल फैक्ट में वो कॉज इफेक्ट भी स्टडी करता है, और सोशल फैक्ट में वो मेथोडोलॉजी वो कंपेयर भी करता है। ओल्ड सोसाइटी को जैसे उसने न्यू सोसाइटी से कंपेयर किया कि ओल्ड सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर ऑलमोस्ट नहीं था, सब लोग एक ही काम करते थे। न्यू सोसाइटी में सब अलग अलग काम करते हैं। अगला टॉपिक इनमें लेते हैं सुसाइड। इन सभी टॉपिक्स को फ्रेंड्स हम लोग डिटेल में करेंगे आने वाले वीडियोस में। मैं फिर कह रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के पर्पस से बनाया गया है। सुसाइड एमिल दुर्कheim ने इसलिए लिया, ये दिखाने के लिए कि वो जो बचे कुचे साइकोलॉजिस्ट जो उसका दिमाग खराब कर रहे थे कि तुम ये सोशियोलॉजी बंद करो, उसने उनके बचे कुचे सरों को भी फोड़ दिया, ये कहकर, ये दिखाकर कि देखो सुसाइड जो लगता है कि कोई सिर्फ साइकोलॉजिकल रीजन से करेगा या कोई एक साइकोलॉजिस्ट ही इसको स्टडी कर पाएगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि कोई सुसाइड तो अपने पर्सनल रीजन से करता है। अगर कोई इंसान अपनी जान देता है सिर्फ अपनी रीजन से देगा, किसी और के लिए तो जान नहीं दे देगा, किसी और के रीजन से, यानी कि बहुत ही पर्सनल एक्ट हुई। अब दुर्कheim ने कह दिया नहीं, ये इतनी पर्सनल नहीं है, ये भी एक ग्रुप लेवल पे डिपेंड करती है, ये भी कुछ सोशल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। और उसने सुसाइड का भी क्लासिफिकेशन कर दिया, जैसे कि अगर सोसाइटी में इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा है, इंटीग्रेशन मतलब सोसाइटी बहुत जुड़ी, आप बहुत स्ट्रांगली जुड़े हैं या बिल्कुल भी नहीं जुड़े हुए, तो भी वहां पर सुसाइड्स होंगी। अगर बहुत ज्यादा जुड़े हुए सोसाइटी से, बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड है, तो वहां पर उसने बोला एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड्स होंगी। जैसे कि एक सोल्जर अपनी आर्मी के लिए, अपने बटालियन के ऑनर और डिग्निटी के लिए दुश्मनों से लड़ता चला जाता है, उसे पता है कि वो नहीं बचेगा, वो जान गंवा देगा, मगर फिर भी अपनी बटालियन, अपनी कंट्री के ऑनर के लिए उसने अपनी जान गंवा दी। इसको एमिल दुर्कheim एक सुसाइड ही कंसिडर कर रहा है, और वो कह रहा है एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड का एग्जांपल है। और इसका जस्ट अपोजिट, जहां पे बिल्कुल भी इंटीग्रेशन नहीं है, जैसे कि उसका नाम हम एमिल दुर्कheim ने बोला है इगोइस्टिक सुसाइड।
देखिए ये पैनल हो गया, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन है, यहाँ पे बहुत कम इंटीग्रेशन है। तो बहुत कम इंटीग्रेशन है किस साइड है, जैसे कि उसने इगोइस्टिक साइड का नाम लिया, जैसे कि कोई इंसान अपनी फैमिली से बहुत दूर रहता है या फिर उसकी फैमिली ही नहीं है, कोई उसको सोसाइटी में वापस नहीं ला पा रहा, ना वो रिलीजन का हिस्सा है ना वो फैमिली का हिस्सा है, कोई है ही नहीं उसका, वो भी एक दिन आके सुसाइड कर लेगा। तो अगर आप सोसाइटी से बिल्कुल इंटीग्रेटेड नहीं है या सोसाइटी से बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड है, सुसाइड के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे ही अमीर दुष्कर्म कहता है, एक वर्ड यूज करता है रेगुलेशन, कि आपकी जिंदगी कितनी ज्यादा सोसाइटी के द्वारा रेगुलेट हो रही है। अगर बहुत ज्यादा रेगुलेट हो रही है, अगर आपकी जिंदगी का हर फैसला सोसाइटी कर रही है, तो भी आप सोसाइटी की तरफ जाएंगे। दैट इज हाई ऑन रेगुलेशन। तो यहां पर होगी फैटलिस्टिक सोसाइटी। जैसे कि मान लो, जैसे एग्जांपल दे सकते हैं हम कि एक लड़का एक लड़की है, बॉय एंड गर्ल, दे लव ईच अदर वेरी मच एंड दे वांट टू मैरी, बट दे कांट मैरी बिकॉज दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन or different caste or any other such different group, and the society does not allow them to marry. सोसाइटी नहीं मैरी करने देती, और वो दोनों बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे। जब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलेगा, उन्हें लगेगा कि सोसाइटी उनका दम घुट रही है, ये जिंदगी उन्हें अपने तरीके से नहीं जीने दे रही, तब वो उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो ये एक फेडरलिस्टिक सोसाइटी का एग्जाम्पल है। इसका ठीक अपोजिट हुआ जब कोई भी रेगुलेशन नहीं होती, समझ में नहीं आता कि कहाँ क्या जा रहा है, एब्सेंस ऑफ एनी रेगुलेशन, जिसके लिए अमीर दुर्कहेम ने वर्ड यूज किया एनोमी। और इसका एग्जांपल वो क्या देता है, जब इकोनॉमिक डिप्रेशन होता है, लोगों की नौकरियां चली जाती हैं अचानक से, या किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा आता है, इन्हें उसे समझ में नहीं आता कि अब करना क्या है। ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब सोसाइटी का कलेक्टिव कंसाइंस इरोड सा हो जाता है। अभी कोरोना वायरस की बैटल चल रही है, एंड अनफॉर्चुनेटली वी विल बी लूजिंग अ लॉट ऑफ जॉब्स। सो बिकॉज ऑफ दिस आल्सो वी विल see a lot of suicides of this anomic types, अगर हम दुर्कहेम के पर्सपेक्टिव से देखें। इसका अगर हम अगला टॉपिक लेते हैं, जैसे हम रिलीजन को स्टडी करेंगे अमीर दुर्कहेम के अंतर्गत। मैंने आपसे शुरू में क्या कहा था, अमीर दुर्कहेम को साइंटिफिक मेथड्स बहुत पसंद है। अमीर दुर्कहेम ये चाहता है कि डिसिप्लिन बनाया जाए सोशियोलॉजी का, और अमीर दुर्कहेम को सोशल ऑर्डर बहुत पसंद है। तो अमीर दुर्कहेम को दिखाई देगा रिलीजन में सोशल ऑर्डर, जबकि मार्क्स को सोशल ऑर्डर नहीं दिखाई देता रिलीजन में। मार्क्स तो क्या कहेगा कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस, कि जब तक रिलीजन ने एक फॉल्स कॉन्शियसनेस क्रिएट कर रखी है, रिलीजन एक ऐसे पेन किलर की तरह है जिसे लोगों ने ले रखा है और लोग फाइट ही नहीं कर रहे हैं। सो इफ अगर हमें सोसाइटी में कुछ अच्छा करना है तो हमें रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा, और रेवोल्यूशन के लिए हमें रिलीजन खत्म करना पड़ेगा। ऐसा कौन कहता है? कार्ल मार्क्स। मगर दुर्कहेम कुछ अलग बोलता है। दुर्कहेम कहता है कि रिलीजन को इतना विलन नहीं है, इतना नेगेटिव रोल नहीं प्ले करता, बल्कि रिलीजन भी लोगों को यूनाइट करके रखता है, एक दूसरे से बांध के रखता है। कैसे? रिलीजन अकॉर्डिंग टू दुर्कहेम इज सोसाइटल वर्शिप। रिलीजन के अकॉर्डिंग दुर्कहेम कहता है कि एक रिलीजन में पूरी दुनिया, किसी भी रिलीजन में दो हिस्सों में बटी होती है, सेक्रेड एंड प्रोफेन। सेक्रेड मतलब समथिंग होली, कुछ पवित्र, जो बाकी चीजों से हम अलग रखते हैं। प्रोफेन मतलब आम, रोज की चीजें। सेक्रेड का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सेक्रेड का जैसे हिंदूज में काव इज अ सेक्रेड एनिमल, लेकिन दूध तो भैंस भी देती है, बफेलो भी देती है, बट बफेलो इज नॉट ए सेक्रेड एनिमल। तो काव इज अ सेक्रेड एनिमल एंड ऑल अदर एनिमल्स आर प्रोफेन एनिमल्स। मुस्लिम्स में फॉर एग्जाम्पल बात करें, 786 इज ए सेक्रेड नंबर फॉर देम। बाकी नंबर तो सेक्रेड नहीं है, बट 786 इज a सेक्रेड नंबर फॉर देम। क्रिश्चियंस में होली क्रिस्ट का जो एक क्रॉस है, that symbol of that cross is sacred thing for them। ऐसे हर रिलीजन में कुछ ना कुछ सेक्रेड होता है, और बाकी सारी चीजें जो होती हैं प्रोफेन होती है। सेक्रेड को आपको रिस्पेक्ट देनी होती है, उसे प्रोफेन से अलग रखना पड़ता है। और सेक्रेड जो होता है कुछ उन वैल्यूज को सिंबलाइज करता है जो वैल्यूज उस रिलीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से किसी भी रिलीजन में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं, उन्हीं वैल्यूज को वो सोसाइटी उन सिंबल्स में देखती है, उन सेक्रेड सिंबल्स में देखती है। और इस तरीके से देखें तो क्या हो रहा है, वो जो सेक्रेड सिंबल्स हैं सोसाइटी का मिरर है। तो रिलीजन क्या है? रिलीजन में सोसाइटी किसी गॉड को नहीं वर्शिप कर रही, बल्कि खुद को वर्शिप कर रही है, यानी कि अपनी वैल्यूज को वर्शिप कर रही है। इसी को दुर्कहेम बोलेगा कि रिलीजन इज सोसाइटल वर्शिप। दुर्कहेम ये भी बोलेगा कि रिलीजन में जो बहुत सारी सेरेमनीज होती हैं, रिचुअल्स होते हैं, तो बहुत सारे लोग जब एक साथ इकट्ठे होते हैं और एक साथ एक सेरेमनी में परफॉर्म करते हैं,
then they feel very energized and very positively motivated. कलेक्टिव एफर्वेसेंस होता है उन सब में। जैसे दूध उफनता है गर्म आंच पे तेज कर देने पर, वैसे लोगों के अंदर उफान आता है जब वो एक जैसा एक्शन करते हैं, एक जैसे थॉट के साथ करते हैं, एक जगह पर करते हैं और एक ही पर्पस, एक ही थॉट के साथ करते हैं, तो लोगों में जोश आ जाता है। जैसे मॉडर्न डे टाइम में देखें, रिलीजन नहीं लेकिन किसी और चीज में देखते हैं, जैसे क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, इंडिया के सारे फैन चला रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान के सारे फैन चला रहे हैं, पाकिस्तान। तो उस टाइम में जितने भी लोग एक टीम को सपोर्ट कर रहे हैं वो सारे मेंबर्स आपस में, उन लोगों को लगेगा हम एक हो गए हैं, हमारे बीच के सारे मतभेद, सारे डिफरेंसेस ब्लर्ड हो गए हैं। वो कलेक्टिव एफर्वेसेंस वहां पे देखने को मिलेगा। तो रिचुअल्स में और इन सब चीजों में कलेक्टिव एफर्वेसेंस देखने को मिलता है, यूनिटी देखने को मिलती है, और इस तरीके से रिलीजन सोसाइटी में यूनिटी क्रिएट करता है। इसका एक एग्जाम्पल आज भी देखें तो, हालांकि रिलीजियस एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन कलेक्टिव एफर्वेसेंस का एग्जाम्पल था जब नरेंद्र मोदी ने कहा था, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, एक दिन कहा कि सब लोग आके थाली बजाएंगे इन द ऑनर ऑफ द मेडिकल स्टाफ्स एंड नर्सेज हु आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोरोना वायरस, ऑल पीपल शुड गैदर इन देयर बालकनीज एंड प्ले थालीज। तो सिंस ऑल द पीपल वर प्लेइंग थालीज एट द सेम टाइम, at the same place with the same purpose, same thought in mind, so they all felt a kind of unity and solidarity and they got motivated. हर कोई उस समय तक दुखी था, परेशान था, लेकिन जब सबने थाली जाने लगे एक ही टाइम पे, सबको लगा अरे वाह हम सब एक ही जगह पर हैं, यूनाइटेड हैं, मतलब एक ही हालात से गुजर रहे हैं, तो सब में मोटिवेशन आ गया। ऐसा ही कुछ होता है रिलीजन में, जब रिलीजन में सभी लोग एक ही रिचुअल को फॉलो करते हैं, और देखा जाए वैसा ही होता है। हिंदूज में कुंभ मेले में या और ऐसे मेलों में सब लोग गंगा में एक साथ स्नान करते हैं, सब में एक यूनिटी की फीलिंग आती है। मुस्लिम्स में सब लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं। ऐसे हर रिलीजन, ऑलमोस्ट हर रिलीजन में कुछ ना कुछ ऐसे रिचुअल्स और सेरेमनीज होती है। हालांकि फ्रेंड्स, ये हम रिलेवेंस देख रहे हैं दुर्खेम का मॉडर्न डे रिलीजन में, लेकिन जब दुर्खेम ने ये सब स्टडीज करी थी, उसने मॉडर्न डे रिलीजन्स को नहीं पढ़ा था, उसने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया में एक प्रिमिटिव ट्राइब, अरुंटा ट्राइब के रिलीजन को, क्योंकि उसको लगता था कि प्रिमिटिव ट्राइब में हमें चीजें साफ साफ दिखाई देंगी, मॉडर्न डे रिलीजन में हमें चीजें थोड़ी धुंधली सी हो जाती हैं, क्योंकि रिलीजन कभी पॉलिटिक्स वाला काम भी कर रहा है, कभी रिलीजन कोई और काम भी कर रहा है, कभी कोई और रिलीजन का काम कर रहा है, तो हमें चीजें हौच पौच हो गई हैं। लेकिन प्रिमिटिव सोसाइटी में सब चीजें अलग अलग हैं, इसलिए वो प्रिमिटिव सोसाइटी को स्टडी करने गया, रिलीजन को स्टडी करने के लिए। इनफैक्ट वो खुद नहीं गया, उसने किसी और के डाटा को यूज किया था, और क्योंकि उसने डाटा को यूज किया था तो वहां पर हमें दिखता है कैसे वो साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो कर रहा है। तो घूम फिर के उसकी हर जगह में हमें ये चीज दिखाई देंगी, साइंटिफिक मेथड्स, उसका डिजायर कि वो सोशियोलॉजी में कुछ ऐसे से रिसर्च करे ताकि लोग मानने लगे कि हाँ भाई सोशियोलॉजी एक सेपरेट डिसिप्लिन है, और कैसे उसको सोशल सॉलिडारिटी की बात करता है। यहां पे एमएल दुर्खेम देखेगा, वेबर से हमें अलग होता हुआ दिखाई देगा, और मार्क्स से तो दिखेगा ही। अब रिलीजन एक एग्जांपल है जहां पे हमें दिखता है ये तीनों क्लासिकल थिंकर्स कितने अलग हैं एक दूसरे से। एमएल दुर्खेम कहता है कि रिलीजन सोशल यूनिटी लाती है, और वो स्टडी करता है प्रिमिटिव ट्राइब को। मार्क्स तो बिल्कुल अपोजिट कहता है, मार्क्स तो कुछ अलग से स्टडी करने नहीं जाता, वो बस जनरलाइजेशन कर देता है कि रिलीजन की वजह से लोग रेवोल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, और रिलीजन जो है, जो फैक्ट्री ओनर्स हैं या जो बुर्जुआ हैं, उन्हीं के द्वारा बनाया गया एक सिस्टम है ऑप्रेस करने के लिए। और जो वेबर है, वेबर स्टडी करता है मॉडर्न डे रिलीजन को और प्रोटेस्टेंट्स को, और वो स्टडी करेगा कि कैसे हाउ प्रोटेस्टेंट्स एंड एथिक्स लेड टू द राइज ऑफ कैपिटलिज्म, और वो ये स्टडी करता है कैसे लोग रिलीजन को इंटरप्रेट करते हैं, वहां पे इंटरप्रिटेशन लेकर आएगा। तो इन लोगों की मेथोडोलॉजी भी अलग होगी, इन लोगों के कंक्लूजन्स भी अलग होंगे, इन लोगों का कई बार सब्जेक्ट मैटर भी अलग देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, इन सब चीजों को मैं समेटते हुए आज की क्लास यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा। तो एमएल दुर्खेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक हम एमएल दुर्खेम को नहीं समझ सकते, हमें यह समझ में नहीं आएगा कि सोशियोलॉजी डिसिप्लिन क्या है। हालांकि बहुत सारे लोग एमएल दुर्खेम से नाराज भी हैं, बहुत सारे लोग इन द सेंस बहुत सारे स्कॉलर्स उसको क्रिटिसाइज करते हैं। कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि एमएल दुर्खेम की सोशियोलॉजी में इंडिविजुअल को कोई प्लेस ही नहीं है। ऐसा समझा जाता है कि इंडिविजुअल सोसाइटी के सामने एक बहुत ही हेल्पलेस सी कठपुतली है, एक पपेट की तरह है। कुछ लोग कहते हैं कि जिनको गुस्सा आता है पॉजिटिविज्म से, या जो नाखुश हैं साइंटिफिक मेथड से,
that is those scholars who are unhappy with scientific methods or the usage of positivism in sociological research or any kind of research, then they are not happy with Emile Durkheim because he was obsessed with scientific methods. For example, Weber, he would say that bring in some kind of interpretation. And for example, others like those belonging like Mead and all, they would say कि that Emile Durkheim is just concerned about large scale things and scientific methods, they are not able to explain every aspect of social reality. इसके अलावा एक और क्रिटिसिज्म जो हो सकता है कि एमिल दुर्खेम को हर चीज बड़ी गुलाबी गुलाबी नजरों से देखता है वो कि रोजी सी नजर आती है उसे सोसाइटी में उतना संघर्ष, उतना कॉन्फ्लिक्ट, उतना केओस नहीं नजर आता, उसे हर जगह सोशल सॉलिडारिटी दिखाई देती है या फिर वो हर चीज में सोशल सॉलिडारिटी ढूंढता है। उसका एक क्रिटिसिज्म किसी हद तक सही भी है और किसी हद तक गलत भी है। गलत इसलिए क्योंकि एमिल दुर्खेम भी बात करेगा एनोमी के बारे में, एनोमी यानी कि नॉर्मलेसनेस। एमिल दुर्खेम पैथोजेनिक बिहेवियर के बारे में भी बात करेगा, लेकिन वो सारी बातें करेगा लेकिन उतनी ज्यादा डिटेल में नहीं करता वो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात जितना कि मार्क्स करता है या जितना कि बाकी सोशियोलॉजी कुछ बहुत से और सोशियोलॉजिस्ट करेंगे। तो बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट एमिल दुर्खेम की सोशियोलॉजी पर ये ब्लेम लगाते हैं कि एमिल दुर्खेम की सोशियोलॉजी सोसाइटी को सिर्फ गुड लाइट में देखती है और वो स्टेटस कोइस्ट है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ मैं यहाँ पे रैप अप करता हूँ। आने वाले दिनों में हम ये सारे टॉपिक्स डिटेल में करने की कोशिश करेंगे। बिगिन विद सोशल फैक्ट।